Hello dear students, welcome to OLE. OLE that stands for Online Learning with Expert, and I am here to solve all your queries, problems, complications and doubts. So we were studying the topic that was sound. We studied what is sound, and today we are going to study about characteristics of sound. What are the characteristics of sound? So our today's topic is characteristics of sound, right? Okay. So first of all, we will discuss about pitch of sound. What is pitch? What is pitch of sound? तो आपने रियलिटी शोज देखते होंगे टेलीविजन पे, तो सिंगिंग के जो रियलिटी शोज आते हैं उसमें आपने जजेस को सुना होगा कि आपकी पिच थोड़ा ऊपर थी या पिच थोड़ा नीचे थी, आपको इस गाने में थोड़ा पिच को बढ़ाना चाहिए था, पिच की रेंज को थोड़ा कम करना चाहिए था. लाइक दीज यू मस्ट हैव लिसन द कमेंट्स फ्रॉम द जजेस, है ना. तो ये पिच होती क्या है एक्चुअली? पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है. ये श्रिलनेस या बेस को डिफाइन करती है. आवाज में कितनी बेस है या कितनी श्रिलनेस है, इट इज डिफाइंड बाय पिच. अब आप आवाज सुनोगे जब अमरीश पुरी की, तो उसमें बहुत ज्यादा बेस है ना. और वहीं आप आवाज सुनोगे जब लता मंगेशकर की, तो उसमें बहुत ज्यादा श्रिलनेस है ना. तो ये कौन डिफाइन कर रहा है? ये डिफाइन कर रहा है पिच. तो लता जी की जो आवाज होगी उसकी पिच बहुत हाई होगी, और जो अमरीश पुरी की आवाज होगी उसकी पिच बहुत लो होगी, है ना. तो पिच क्या है? बेस या फिर ग्रेव जिसे हम बोलते हैं, और श्रिलनेस को डिफाइन करती है. और किस तरह से डिफाइन करती है? पिच जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है. जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी पिच भी उतनी हाई होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी उसकी पिच भी उतनी कम होगी. नॉर्मली ये देखा गया है कि जो फीमेल वॉइसेस होती हैं उनकी पिच हाई होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है. इसी वजह से अपने रेलवे स्टेशन पे जब अनाउंसमेंट होते हैं गाड़ी नंबर 13 प्लेटफॉर्म नंबर 4 से छूटने वाली है ना, सो सच टाइप ऑफ अनाउंसमेंट आर इन फीमेल वॉइस. क्यों? क्योंकि इनकी पिच ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. पिच ज़्यादा होगी तो आप इजीली इंटरप्रेट कर पाओगे कि क्या कहा जा रहा है. ठीक. सो वी कैन राइट हियर पिच is directly proportional to frequency, right? And pitch defines shrillness or bass of sound. Right. More frequency will result more pitch, high pitch. Right. And vice versa. Less frequency means low pitch. Right. So normally what we have observed, female voices high frequency, means high pitch होगी इनकी, है ना. और श्रिलनेस ज्यादा होगी, मोर श्रिलनेस. पतली सी आवाज होगी, एकदम दूर तक सुनाई देगी. जबकि मेल वॉइस, जो मेल वॉइसेस होंगी वो कैसी होंगी? लो पिच की, लो फ्रीक्वेंसी की,
लो पिच या मोर बेस, है ना। आप म्यूजिक सिस्टम में बेस बढ़ाते होगे या श्रिलनेस बढ़ाते होगे, जब ट्यून करते हो तो श्रिलनेस या बेस को बढ़ाते घटाते हो, ठीक, अकॉर्डिंगली जैसा म्यूजिक आपको पसंद है। ओके, और अगर आप इसको समझना चाहते हो तो जैसे हम कहें कि जब शेर दहाड़ता है, रोरिंग करता है, तो पिच उसकी बहुत कम होगी, जबकि मॉस्किटो जब हमिंग करता है तो उसकी पिच बहुत ज़्यादा होती है ना। जो इरिटेट हम होते हैं मॉस्किटो की आवाज़ से, है ना, वो क्यों है? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। एक टाइम में 100 बार अपने पंखों को, या और मतलब बहुत ज़्यादा बार अपने पंखों को अप एंड डाउन मोशन कराती, टू एंड फ्रो मोशन कराती है। इस वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, राइट। और जब शेर दहाड़ता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। इस वजह से जो शेर की दहाड़ है, जो रोरिंग ऑफ लायन है, दैट इज ऑफ लो पिच, वाइल द हमिंग ऑफ मॉस्किटो, जो मच्छर का भिनभिनाना है, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का होगा, उसकी हाई पिच होगी, है ना, तो उसकी पिच हाई होती है। दिस इज अबाउट पिच। पिच आप समझ गए क्या है? पिच क्या है? जब हमें श्रिल वॉइस चाहिए होगी तो हम पिच को हाई करते हैं। पिच हाई कैसे होगी? जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, ठीक। पिच लो कैसी होगी? जब फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे। और लो फ्रीक्वेंसी में कैसा सुनाई देगा हमें? थोड़ा बेस ज़्यादा हो जाएगा, है ना, मोटी आवाज़ सुनाई देगी। सो दिस इज व्हाट अबाउट पिच। नेक्स्ट टाइम जब आप रियलिटी शो देखेंगे और जज कमेंट करेगा कि आपको पिच को थोड़ा वेरी करना पड़ेगा, अप लेना पड़ेगा, देन यू विल easily connect it with this. Okay, now we will see the velocity of sound. We will discuss. We can't see the velocity of sound. We will discuss about velocity of sound. अच्छा, जो साउंड है, आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि साउंड हमें बाद में सुनाई देता है, लाइट पहले दिख जाती है। जैसे जब रेनी डेज होते हैं तो थंडर जब आता है, बिजली कड़कती है और बारिश होती है तेज, तो बिजली जब कड़कती है तो उसकी आवाज़, जो लाइटनिंग होती है, तो आवाज़ हमें बाद में सुनाई देती है, लेकिन फ्लैश जो होता है वो पहले दिखाई देता है ना। जबकि दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होती हैं, जबकि दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होती हैं, लेकिन साउंड हमें थोड़ी देर बाद सुनाई देता है, जबकि लाइट जो फ्लैश होती है वो हमें पहले दिखाई देती है ना। इट मीन्स व्हाट, कि साउंड की जो वेलोसिटी है वो कंपेयर टू लाइट कम है। ये बहुत सारी चीज़ों में आपको ये एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। जैसे कैमरा है, कैमरे से जब आप फोटो खींचते हैं तो जो फ्लैश है वो पहले दिख जाता है, और जो आवाज़ आती है क्लिक की वो बाद में आती है, वो बाद में सुनाई देती है, राइट। से आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में कोई बैट्समैन जब हिट करता है बॉल, तो बॉल हिट होके जब चली जाती है उसके थोड़ी देर बाद, मतलब इतनी बात भी नहीं, तुरंत उसके आफ्टर दैट हमें साउंड सुनाई देता है ना, कुछ सेकेंड्स के बाद। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि जो साउंड की वेलोसिटी है वो कंपेयर टू अदर वेलोसिटीज लाइक लाइट की वेलोसिटी के कंपेयर में कम है ना। लाइट की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी से ज्यादा है। ऐसा क्यों है? एक वजह इसकी ये हो सकती है कि लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए, जबकि साउंड वेव को मीडियम चाहिए। साउंड वेव डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से मोशन करता है, प्रोपेगेट होता है, राइट। अब जो लाइट वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये वेव्स क्या होती हैं? जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेव्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर मोशन करती है, इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, राइट। ये प्रोपेगेट करती जाती हैं। जबकि साउंड वेव्स जो होती हैं इनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। साउंड वेव तीनों ही मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, राइट। तो पहला पॉइंट हम यही लिख लेते हैं कि साउंड वेव्स रिक्वायर्स
medium to travel requires medium to propagate, right? Sound wave can propagate in all three mediums. All three mediums means what? In solid, liquid and gas, right? अब साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है नहीं, तो किस तरह की वेव होती है? हमने बताया साउंड वेव जो होती है ये मैकेनिकल वेव होती है, राइट? साउंड वेव कैसी है? साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव। अब ये मैकेनिकल वेव जो होती है ये दो तरह की होती है, ठीक? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक ट्रांसवर्स वेव। अब इनमें किस तरह की होगी? तो साउंड के पास दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होती है और ट्रांसवर्स वेव भी होती है, डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम। अगर मीडियम सॉलिड है देन साउंड वेव विल बी हैव द नेचर ऑफ ट्रांसवर्स वेव। इफ मीडियम is solid, then sound wave will behave as transverse wave। और ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा कि साउंड वेव मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक? अब साउंड वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, साउंड वेव की शेप क्या है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा उसकी वेलोसिटी। साउंड की वेलोसिटी डिपेंड करेगी मीडियम पे कि किस मीडियम में है। वंस अगेन हमने जो लिखा, साउंड कैन प्रोपेगेट इन ऑल थ्री मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, राइट? और साउंड एक मैकेनिकल वेव है, यानी ट्रांसवर्स नेचर भी है इसका और लॉन्गिट्यूडनल नेचर भी है। अब वेलोसिटी किस में ज्यादा होगी, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? साउंड की वेलोसिटी विल नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड एंड शेप एंड साइज ऑफ साउंड वेव, इट विल ओनली डिपेंड अपॉन द मीडियम, कि मीडियम कैसा है। अब अगर ट्रांसवर्स वेव है, राइट, सॉलिड जब होगा तो सॉलिड के केस में जो वेव का नेचर होगा वो ट्रांसवर्स वेव होगी। क्यों ट्रांसवर्स वेव होगी? क्योंकि सॉलिड में रिजिडिटी की कैरेक्टरिस्टिक होती है। जो सॉलिड मीडियम होगा उसमें सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रिजिड होता है, राइट? तो इस रिजिडिटी के कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ट्रांसवर्स वेव का नेचर होगा। ड्यू टू रिजिड कैरेक्टरिस्टिक of solid, sound wave will be transverse in nature in the solids, राइट? जबकि लॉन्गिट्यूडनल नेचर जो है, लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव तीनों ही फॉर्म में होगी, चाहे सॉलिड की बात करें, लिक्विड की बात करें या गैस की बात करें। जब साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह तीनों ही मीडियम में प्रोपेगेट कर सकती है, राइट? सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, साउंड वेव कैन प्रोपेगेट
या sound wave propagate in all three mediums as longitudinal wave. Right. One more characteristic is that sound wave velocity does not depend upon amplitude and shape of wave. It depends on characteristic of medium. Right? Hope you got these points. पहला point हमने क्या बताया कि sound wave requires medium to propagate. This is the reason why the sound waves are slow than light waves. Light wave को कोई medium नहीं चाहिए होता है. Even the light waves can propagate in vacuum too. And light wave are like electromagnetic wave, है ना? Electric field और magnetic field are perpendicular to each other, जो कि oscillate होती है, right? जबकि साउंड वेव को कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, राइट? साउंड वेव कैन प्रोपेगेट इन ऑल थ्री मीडियम्स, तीनों ही मीडियम में प्रोपेगेट कर सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस, तीनों तरह के। अब साउंड मीडियम जो है, साउंड जो है, ये एक मैकेनिकल वेव है, तो इसका नेचर लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी होता है और ट्रांसवर्स वेव का भी होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव मीन्स व्हाट, कि अगर वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन ये है, ठीक, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है कि अगर वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन ये है, मान लिया इस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है, तो जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वो भी इसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेंगे, राइट? जिस डायरेक्शन में साउंड वेव प्रोपेगेट कर रही होगी, इन द सिमिलर डायरेक्शन द पार्टिकल्स ऑफ द वेव विल आल्सो ट्रेवल। जैसे स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेच करें या फिर उसको कंप्रेस करें और फिर छोड़ें, तो स्प्रिंग टू एंड फ्रो मोशन करेगी, साथ में पार्टिकल्स भी टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, यानी पार्टिकल्स भी अपनी पोजीशन को छोड़ेंगे, आगे पीछे अपनी पोजीशन से जाएंगे, राइट? जबकि ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, अगर वेव की डायरेक्शन ये है, तो पार्टिकल्स की डायरेक्शन अप डाउन होगी, पार्टिकल्स जो है टू एंड फ्रो मोशन करेंगे और अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, दे विल नॉट चेंज देयर ओन पोजीशन, वो अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे, एनर्जी को ट्रांसफर करते जाएंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट, राइट? जैसे हम रोप को बांध दें और ऐसे हिलाएं तो देखेंगे कि इस तरह से रोप आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर हम रोप पे कोई मार्क लगा दें किसी पॉइंट पे, तो देखेंगे कि वो पॉइंट वहीं पे है, अप डाउन जरूर हो रहा है लेकिन वो पॉइंट आगे नहीं जा रहा है, यानी पार्टिकल्स आगे नहीं जा रहे हैं, लेकिन वेव का मोशन आगे की तरफ चला गया, सो दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव, राइट? अब if medium is solid then sound wave will behave as transverse wave, right? sound wave transverse wave का नेचर कब होगा? सिर्फ सॉलिड के केस में। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पास एक कैरेक्टरिस्टिक होती है रिजिडिटी की, और जब वेव जो पार्टिकल है रिजिड है तो अपनी पोजीशन पे होंगे, जबकि साउंड जो सॉलिड है इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह बिहेव कर सकती है साउंड वेव। साउंड वेव तीनों ही मीडियम में लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह, मीन्स साउंड विल have the longitudinal wave in all three mediums, whether it is solid, liquid or gas, right? So that is what is written here. अब sound wave की velocity does not depend upon amplitude and shape of wave, it depends on characteristic of medium. medium की characteristic पे depend करता है, amplitude या shape पे depend नहीं करता है। अब ये medium की characteristic क्या होती है? अब medium किन चीजों पे depend करता है? medium depend करता है elasticity और density पे। भाई पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, डेंस हैं, तो वो सॉलिड हो जाएगा, थोड़ा दूर दूर है लिक्विड हो जाएगा, बहुत दूर दूर पार्टिकल्स हैं, बहुत रेयर हैं, रेयरर हैं, तो वो क्या हो जाएगा? गैस, है ना? तो मीडियम
किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? मीडियम्स कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड्स अपॉन mediums characteristics depends upon पहला इलास्टिसिटी, दूसरा रिजिडिटी या फिर डेंसिटी। इलास्टिसिटी क्या है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करते हैं, राइट, डिफॉर्म करते हैं, तो वो वापस अपनी पोजीशन में कितने परसेंट तक आ जाता है, कितना इलास्टिक है, कितनी जल्दी या कितना ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी इनिशियल पोजीशन को रीगेन कर लेता है। डिस्टर्ब, हमने इलास्टिक को खींच दिया, तो इलास्टिक क्या होता है? वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, वापस अपने शेप में आ जाएगा। दैट इज इलास्टिसिटी। डेंसिटी क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कितना है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है तो मतलब लेस डेंस है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है तो उसका मतलब डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, राइट। सो डेंस मीडियम होगा। तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, v is directly proportional to under root e upon d, right? So v is equal to under root e upon d. Elasticity और density पे depend करती। Okay, now we will discuss about classification of sound wave on the basis of their frequency range, right? So classification of sound wave on the basis of frequency range। ठीक है। अब साउंड वेव तीन कैटेगरी में कैटेगराइज की जा सकती है। एक ऑडिबल रेंज होती है, ऑडिबल रेंज, राइट। अब ये ऑडिबल रेंज क्या होती है? वो फ्रीक्वेंसी जो हम आसानी से सुन सकते हैं, ह्यूमंस जिसे सुन सकते हैं, है ना, वो फ्रीक्वेंसी, वो साउंड वेव, इतनी फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव जिसे हम और आप आसानी से सुन सकें, जिसे ह्यूमन सुन सकें, ठीक, वो ऑडिबल रेंज कैसी कहलाती है? जिसको हम आसानी से सुन सकें, ऑडिबल रेंज होगी, है ना। तो ऑडिबल रेंज क्या होती है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, ये रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की, ठीक। मिनिमम फ्रीक्वेंसी हम कितनी सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम कितनी सुन सकते हैं? 20,000 हर्ट्ज या 20K, 20 to 20K हर्ट्ज, राइट। दिस इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। इंफ्रासोनिक दूसरी रेंज कौन सी होती है? इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक रेंज वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो। साउंड वेव having the frequency less than 20 hertz is known as infrasonic wave. Sound having frequency less than 20 hertz are known as इंफ्रासोनिक। ये हम और आप नहीं सुन सकते, ठीक। नॉर्मली ये जो रेंज होगी साउंड की वो सुनाई नहीं देती है। कब होती है? जब अर्थक्वेक आता है। एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक साउंड प्रोड्यूस्ड
in earth is infrasonic. इंफ्रासोनिक साउंड कब होगा? जो अर्थ में प्रोड्यूस होता है जब अर्थ क्वेक आने वाला होता है, राइट, दैट इज इंफ्रासोनिक। जो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी रेंज की वेव्स होंगी, दोज वेव्स विल बी नोन एज इंफ्रासोनिक वेव्स। एंड थर्ड वन इज अल्ट्रासोनिक वेव। ये भी ह्यूमन नहीं सुन सकते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव, तो वो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा है। एक तो 20 हर्ट्ज से कम है, वो इंफ्रासोनिक है, और एक जिनकी 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा है, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स है। द साउंड वेव्स हैविंग frequency more than 20,000 hertz are known as ultrasonic. अब ये अल्ट्रासोनिक वेव कौन सुन सकता है? ये सुन सकते हैं कुछ जानवर, जैसे it can be heard by dogs, bats, etc. इन सबको अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो सुनाई देता है। इसीलिए जो डॉग्स होते हैं वो जल्दी सेंस कर पाते हैं कोई आने वाले खतरे को। कभी कभी होता है कि कुत्ते अचानक भौंकने लगते हैं, क्यों? क्योंकि उनको अल्ट्रासोनिक वेव्स सुनाई देती हैं। कोई बहुत दूर से दौड़ते हुए आ रहा है, हम और आप नहीं सुन पाएंगे, बट दे कैन हियर, है ना। जो डॉग्स होंगे वो सुन सकते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, राइट। सो दीज आर द रेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी on the basis of which we can decide that which range we as a human can hear, which range we can't hear. Both of these ranges, whether it is infrasonic range or ultrasonic range, we can't hear. And in infrasonic wave, the frequency range is below 20 hertz, while in ultrasonic, the frequency range is higher than 20,000 hertz. Okay, let's see now. We'll discuss about reflection of sound wave. तो हम ये देखते हैं कि जो लाइट वेव होती है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। अगर ये कोई साइनी सरफेस है, स्मूथ साइनी सरफेस है, और इस पे कोई लाइट रे स्ट्राइक करती है, ये इंसिडेंट हुई, ठीक, तो ये इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट कर जाती है उसी एंगल पे। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, राइट। ये हमने लाइट के केस में देखा है। तो क्या साउंड के केस में भी ऐसा होता है? क्या साउंड के केस में भी रिफ्लेक्शन होता है? तो इसको हम किसी एक्टिविटी के थ्रू भी देख सकते हैं। जैसे हमने कोई पाइप ली, ठीक, ये एक सरफेस है, ठीक, इस सरफेस की तरफ हमने वो पाइप इस तरह रख दी कुछ एंगल पे, ठीक, और इसके बीच में एक हमने स्क्रीन रख दी, वुडन की एक स्क्रीन रख दी, ऑब्स्टेकल रख दिया, ठीक, और यहाँ से हमने बोलना स्टार्ट किया, कुछ भी यहाँ से कुछ बोलना स्टार्ट किया हमने, ठीक। दूसरी तरफ भी हमने एक ऐसे रख दी, ठीक, पाइप सेम साइज और शेप की, ठीक, ये हमने अरेंजमेंट किया। अब जब हम यहां से बोलना स्टार्ट करेंगे, ठीक, तो साउंड वेव इससे टकराएगा और वापस जाएगा। अब यहां पे हम कान अपना अगर लगाएं, ठीक, यहां पे ईयर अपना रखें, तो हमें ये वेव सुनाई देती है। तो इससे क्या प्रूव होगा? इससे ये प्रूव हुआ कि साउंड वेव भी स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ है, तभी हमें सुनाई दे रहा है। अगर रिफ्लेक्शन ना हुआ होता तो हमें यहाँ पे साउंड सुनाई ना देता।
और ये रिफ्लेक्ट किस एंगल पे होगा? अगर हम इसको ऐसे रख देते, ठीक, इस पाइप को, तो हो सकता हमें ना सुनाई देता, नहीं सुनाई देती ये साउंड वेव। हमने जब इसको टिल्ट किया, एक पर्टिकुलर एंगल पे रखा, तब हमें सुनाई दिया। और वो एंगल कितना होगा? ये एंगल उतना ही होगा जिस एंगल पे ये वाला साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पे भी लागू होगा। इसको भी हमें उतने ही एंगल पे टिल्ट करना पड़ेगा जितना यहां पे सोर्स वाला पाइप टिल्टेड है, राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और साउंड वेव यहां से टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट होगी और हमें सुनाई देगी, ठीक। तो इससे ये बात पता चलती है कि साउंड वेव में भी रिफ्लेक्शन होता है। इस एक्टिविटी के थ्रू हम ये चेक करते हैं कि साउंड वेव में भी रिफ्लेक्शन होता है। एक और एक्टिविटी कर सकते हैं हम, एक कॉन्केव लेंस लिए, ठीक, एक और कॉन्केव लेंस लिए, यहां पे एक हमने अलार्म क्लॉक रख दी, ठीक, अलार्म क्लॉक रख दी, और इस तरफ हमने एक पाइप लगा दी, ठीक, ओपनिंग है इस पाइप की, और इससे हमने अपना ईयर, कान लगाया सुनने के लिए, ठीक। अब हम क्या देखते हैं कि जब ये अलार्म बजता है, ठीक, तो ये जो वेव्स हैं, अलार्म वेव्स जो टकराएंगी इससे, ठीक, और टकराने के बाद ये वापस जाती हैं, ठीक, वापस जाएंगी, और यहाँ पे टकराने के बाद ये फिर फोकस हो जाएंगी, यहाँ पे फोकस हो जाएंगी, और ये साउंड हमें यहाँ पे सुनाई देगा, ठीक, ये साउंड हमें यहाँ पे सुनाई देगा। तो इस एक्टिविटी से भी हम ये पता कर सकते हैं कि साउंड वेव रिफ्लेक्ट करती है, ठीक। अब अगर साउंड वेव रिफ्लेक्ट करती हैं तो इनका यूज हो सकता है, ठीक। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज आल्सो नोन एज इको। इको सुना है आपने? जब एक कमरा है, खाली है पूरी तरह से, उसमें कोई सामान नहीं रखा है, और आप उसमें बोलते हो तो थोड़ी देर बाद आपको फिर से आवाज़ आपकी सुनाई देती है। या आप बेल है, कोई कुआं है, उसके ओपनिंग जहाँ पे उसका मुंह है वहाँ पे जाके बोलते हो तो थोड़ी देर बाद आपको फिर से अपनी आवाज़ नीचे से आती हुई सुनाई देती है। वो क्यों सुनाई दे रही? क्योंकि रिफ्लेक्ट हुई, पहले आपकी आवाज़ गई, फिर वहाँ टकराने के बाद फिर वापस आई, रिफ्लेक्शन के बाद फिर आपको सुनाई देती है ना। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि साउंड वेव जो रिफ्लेक्ट होता है, ये रिफ्लेक्शन अगर मल्टीपल टाइम हो रहा है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इको। इको सुनाई देता। अब इको की कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर 0.1 सेकेंड के अंदर ही दोबारा वॉइस आ गई, आपको सुनाई दे गई, तो इसका मतलब इको नहीं है। अगर 0.1 सेकेंड का गैप हो गया और फिर आपको सुनाई दे रही तो मतलब इको है, ठीक। और उसके लिए कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस भी होनी चाहिए कि इतनी मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, वहां से टकराने के बाद फिर वापस आप तक आनी चाहिए, तब इको होगा, है ना। तो ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, इसको हम बहुत जगह पे यूटिलाइज करते हैं। कैसे यूटिलाइज करते हैं? कि अगर हमें पता करना है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, कोई ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूर है, मान लो यहाँ पे कोई वॉल है, ठीक, हमने कुछ बोला, कुछ डिस्टेंस पे हम खड़े हैं और हमने बोला, अब हमारा साउंड वहाँ तक गया, वहाँ से टकरा के वापस आया, इस ड्यूरेशन में कुछ टाइम लगा। उस टाइम के बेसिस पे और डिस्टेंस के बेसिस पे हम स्पीड ऑफ साउंड पता कर सकते हैं कि साउंड की स्पीड क्या थी, पता कर सकते हैं ना कि किस स्पीड से साउंड गया है। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड की बात आई तो आपको ये भी साथ में बताता चलूं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है या वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो सबसे कम एयर में होता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम इन एयर, और कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड, ये होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। जबकि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड सबसे ज्यादा होता है ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होता है, जबकि वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन बिटवीन होता है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड
ये लगभग 3 गुना इसका होता है, 1450 मीटर पर सेकेंड होता है, ये होता है। और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड सबसे ज्यादा होता है, 15 टाइम्स अप्रॉक्स 15 गुना होता है जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर होती है। 15 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। आर यू गेटिंग? जो वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में होगी वो मिनिमम होगी, वो कितनी होगी? 332 मीटर पर सेकेंड, राइट? किसमें? गैस में, गैस में, ठीक। लिक्विड में जो होगी वो होगी 1450 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और जो सॉलिड में होगी वो बहुत ही तेज वेलोसिटी होगी, वो इसके 15 टाइम्स होगी। किसके? गैस के। ये वेलोसिटी होती है साउंड की, ठीक। इसीलिए जब पानी के अंदर डाइवर होते हैं, जो डाइव करते हैं, जो स्विम करते हैं, वहाँ पे हमें आसानी से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और एयर जब हम अर्थ की सरफेस पे हैं, जब बाहर निकलते हैं, तो उसके कंपैरिजन में वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो स्पीड ज़्यादा होगी उसकी, जल्दी जल्दी हम तक आवाज़ सुनाई देगी और जल्दी जल्दी हम रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे थोड़ा स्लो हो जाता है, स्पीड जो है स्लो हो जाएगी। हालांकि हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम का अंतर नहीं आता है, लेकिन फिर भी इतना भी बहुत है। 332 और 1450 बहुत है। और भी ज़्यादा अंतर अगर आपको देखना है तो आप किसी रेलवे ट्रैक पे अपना कान रखो, वो 3-4 किलोमीटर दूर से आती हुई रेल का साउंड आपको यहाँ पे सुनाई दे जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड आप साउंड बहुत तेज होगा सॉलिड के केस में। रेलवे ट्रैक क्या है? आयरन का है, सॉलिड है। सॉलिड के केस में 15 टाइम्स जो हम और आप बात करते हैं, मेरी आवाज़ आप तक जितनी देर में पहुंच रही है, या तो उसकी वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड है या वेलोसिटी ऑफ साउंड है, उसके 15 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगी जब हम सॉलिड में सुनेंगे। अगर हम रेलवे ट्रैक पे अपना कान लगा रहे हैं तो 15 गुना ज़्यादा दूरी से आती हुई आवाज़ हमें सुनाई देगी, यानी हमारी स्पीड 15 टाइम्स इन्हांस्ड हो जाएगी। ओके, तो हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज वेरी मच पॉसिबल एंड वी हैव सीन थ्रू दीज एग्जांपल्स। और इसका हम एप्लीकेशन भी करते हैं। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो सोनार है। इसका मतलब क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये क्या होता है? जो समुद्र में बहुत बड़े बड़े बोट्स होते हैं तो वो बोट्स किस तरफ हमें जाना है, उनकी नेविगेशन यानी जो मैप बनाते हैं वो सोनार के माध्यम से बनाते हैं। इस एक इक्विपमेंट होता है, इस इक्विपमेंट से हम अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजते हैं पानी के अंदर और पता करते हैं कि कहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल है। क्यों? क्योंकि जब साउंड अल्ट्रासोनिक वेव जाएगी, उससे टकराएगी और वापस आएगी, है ना। तो ये पता चल जाएगा कि कितना टाइम लिया जाने में और वापस आने में, ठीक। टाइम पता चल जाएगा और स्पीड हमें पता है। तो दो चीजें पता है हमें, स्पीड पता है साउंड की, वेलोसिटी पता है, और टाइम कितना लग रहा है वो पता है। तो हमें ये पता चल जाएगी कि एग्जैक्ट कितनी डिस्टेंस पे कोई ऑब्स्टेकल है, ठीक। तो उस बेसिस पे हम डिफरेंट डायरेक्शंस में साउंड भेजते हैं, साउंड की वेव्स भेजते हैं और पता करते हैं किस तरफ ऑब्स्टेकल है, किस तरफ क्लियर है। उसकी बेसिस पे हम नेविगेट करते हैं, एक मैप बनाते हैं और वो रास्ते पे बोट्स आगे या शिप्स आगे बढ़ती हैं, ठीक। शिप्स को वो नेविगेशन के लिए ये सिस्टम यूज होता है रेंजिंग का। अच्छा, ये जो बैट्स वगैरह होते हैं, अब जैसे चमगादड़ है, उसको सुनाई नहीं देता है, तो वो क्या करता है? वो बोलता है, ठीक। तो उसकी आवाज़ इस तरफ गई और टकराई और वापस आई। इससे वो ये अंदाज़ा लगा लेता है, उसके ब्रेन में गॉड के द्वारा गिवन ये गिफ्ट है कि वो ये पता लगा सकता है, ये कैलकुलेशन कर लेता है कि कितनी दूर पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ऑब्स्टेकल है जिससे हम टकराए के साउंड वापस आ रही है।
उस हिसाब से उसको दिखाई तो दे नहीं रहा है, उस हिसाब से वो उतनी दूरी तक जाता है और वहां से वापस टर्न हो जाता है, फिर से भेजता है एक साउंड वेव, वो साउंड वेव फिर आगे गई और टकरा के वापस आई, तो उसको फिर पता लग जाता है कि आगे कितनी दूरी पे फिर से कोई डेंजर है, खतरा है या ऑब्स्टेकल है। इस तरह से वो अपने पाथ को डिसाइड करता है। ठीक, बैट जो होता है रिफ्लेक्शंस के थ्रू ही पता करता है कि क्या हमारा पाथ होना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए, आगे ऑब्स्टेकल है, किधर बिल्कुल क्लियर है पाथ। इस तरह से उसको पता चलता है, राइट। इसके बारे में डिटेल में आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, सोनार के बारे में, इको के बारे में, यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में यहाँ पे सिर्फ बात हुई है, और ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के एप्लीकेशंस हैं। ठीक, तो ज़्यादा डिटेल में आपके क्लास 9th में नहीं है, मेरे ख्याल से इतना सफिशियंट है कि हम किस तरह से एप्लीकेशन होते हैं साउंड के रिफ्लेक्शन के। ठीक, तो नाउ आई वुड लाइक टू वाइंड अप माई सेशन ओवर हियर। होप दैट दिस सेशन वाज